Hello friends, welcome back to Tax with Niket. I am Niket Sharma and today we are going to discuss case study number 16 from Case Study Digest. So without further ado, let's get started. देखते हैं फर्स्ट MCQ में हमसे क्या पूछा हुआ है. इस मिस सीता रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 22-23. देख लेते हैं सीता के बारे में क्या लिखा हुआ है. आप ये वाला देख लेना. इस वाले पैरा में सीता के बारे में लिखा हुआ है. मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ. इसमें क्या है. सीता बॉर्न इन 1989 इन इंडिया, नेवर फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक है. सिंस अ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन एनी ईयर. ठीक है. अब बाद में लिखा हुआ है शी हैज़ अ जॉइंट अकाउंट इन यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद मिस्टर शिवा. मिस्टर शिवा जो है इसके फादर हैं. ठीक है. विद ऑपरेटिंग राइट्स है. ठीक है. उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है इन यूनाइटेड स्टेट जन 2012 आउट ऑफ सम गेस्टेड. ठीक है. शी यूजेज व्हेन शी विजिट यूज. ठीक है. अब आपने पढ़ा होगा 4th and 5th को जो 139(1) जो हमारा है उसमें लिखा हुआ है या तो कोई बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया हो तो उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. इसके केस में तो आप देख सकते हैं इसका एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट है, उस पर ऑपरेटिंग राइट्स भी है, मतलब बेनिफिशियल ओनर है, प्लस इसकी जो है हाउस प्रॉपर्टी भी है वहाँ पे, तो इसका इंटरेस्ट भी है वहाँ पर. तो वैसे तो केवल बैंक से ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो या इसको अपना रिटर्न भरना पड़े. इसका आंसर हो जाता है डी. अब नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं. नेक्स्ट वाले पे हमें से क्या पूछा हुआ है या कहते हैं व्हाट वुड द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश फॉर AY 22-23 कंप्यूटेड अंडर रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ठीक है. अब हम देख लेते हैं इसका हमसे मैं हाँ पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. देखो मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट या मैंने इसका पढ़ा हुआ है कहीं पर कि ICAI ने इस वाले स्पेसिफिकली इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो रेगुलर प्रोविज़न दिया गया है इसका मतलब ICAI से है. उसका चैप्टर 12 है. ICAI का मतलब है चैप्टर 12 है यहाँ पे रेगुलर प्रोविजन से. अब पता नहीं वैसे तो रेगुलर प्रोविजन का मतलब हमारे प्रोविजन्स हो गए जो 112 हो गए या फिर डिडक्शंस वगैरह हो गए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ICAI ने ये करा हुआ है. ICAI ने कोई एक डॉक्यूमेंट निकाला भी था, मेरे पास अभी वो नहीं है. अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा. बट या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको चैप्टर 12 लगा के ही करेंगे तभी इसका आंसर निकलेगा. अब चैप्टर 12 में आपका क्या डिफरेंस हो जाएगा. पहले तो टैक्स रेट जो है हमारे वो लग जाएगा, प्लस उसके बाद जो है हमारे चैप्टर 6 है उसका हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. अब हम आगे पढ़ लेते हैं. इसमें हमें क्या दिया हुआ है. देखो मिस्टर शिवा का जो फर्स्ट सन है गणेश, बॉर्न इन 1987, इंजीनियर, लेफ्ट इंडिया, मेड 14 फॉर परमानेंटली सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया. अब मैं आपको बताता हूँ. हमने नीचे देखा है ही विजिटेड इंडिया फ्रॉम 1 May 21 to 27 August 2021. विजिटेड इंडिया फॉर 100 ईयर्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर्स. अब आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 119 डेज आ जाएंगे आपके. 119 डेज आ जाएंगे. तो क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा बॉर्न इन इंडिया हुआ है, तो इस पर हमारा वो सेकंड वाली चीज़ लग जाएगी जिसमें हमारे पास आता है कि अगर इंडियन सिटीजन हो या फिर PIO हो तो वहाँ पे सबसे लास्ट वाले में देखेंगे कि 120 से ऊपर होगा तब या तो वो कहते हैं रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा. अगर 120 से ही नीचे है तो वो सीधे NRE कहलाएगा. क्योंकि आप देख सकते हैं इसका 119 है तो ये हमारा पहले तो NR कहलाएगा. ठीक है. अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद हमें और क्या हमें इनकम के लिए क्या करना है. एक्वायर्ड 50,000 8% डिवेंचर्स फॉर 100 ईच इन अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया बाय रेमिटिंग फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स ऑन 28 मार्च 2022. ठीक है. आपको 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो इसकी जो 4 लाख की है वो आपको इंटरेस्ट इसकी आ जाएगी. और इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 28 मार्च को इसको मिल गई है इंटरेस्ट. प्लस ने कहते हैं इंडियन कंपनी के इसने खरीदे हैं क्योंकि एक्रूराइज इन इंडिया हो जाएगा, चाहे रिसीव्ड या डीम्ड रिसीव ना एक्रूराइज हो गया तो NR के केस आपके टैक्सेबल हो जाएगी ये इनकम. अब उसने रेमिट करें 1 लाख टुवर्ड्स प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2009 को. पहले तो ये हमारा क्या था 2009 को करा हुआ, तो 1 अप्रैल 12 से पहले वाले के लिए हमें 20% का ATC मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो ATC आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे चैप्टर 12 लगेगा. ठीक है. आगे क्या है. नहीं ये नहीं. ही हैज़ डिविडेंड इनकम ऑफ 25,000 फ्रॉम लिस्टेड इंडियन कंपनीज फॉर द ईयर. ठीक है. अब इसका जो है यहाँ पे डिविडेंड आप देखो 25,000 मिला है तो ये भी इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्यूराइज इन इंडिया वाला कंसेप्ट लग जाएगा. ही अर्न डिविडेंड इनकम इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इक्विवेलेंट टू 30,000 10,000 फ्रॉम लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया. अभी ऑस्ट्रेलियन कंपनी का मिला है तो ये NI केस में तभी टैक्सेबल होगा जब उसको रिसीव्ड डीम टू रिसीव्ड होगा.
और आगे देख लेते हैं रेंटल इनकम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इक्वल टू INR 20,000 पर मंथ फॉर हाउस लेट आउट इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी इसका भी सेम कैसा है, रिसीव्ड इन टू रिसीव्ड होगा तब मानेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स पे करें, छोड़ो इसको। डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम वर डिपॉजिटेड इन हिज, एक मिनट या, तो आप देखें डिपॉजिट इन हिज बैंक अकाउंट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमारे पास कौन सी दो इनकम हो गई इसकी, हमारे पास दो इनकम हो गई। सबसे पहले तो एक हमारी डिविडेंड इनकम होगी और ऊपर से ये 4 लाख, 4 लाख हमारा कैसे आया ये पूरे का, तो हमारी इसकी इनकम हो जाएगी 4,25,000 रुपये। और हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, 4,25,000। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, मिस्टर गणेश की टैक्स लायबिलिटी निकालें। टैक्स लायबिलिटी सिंपल है हमारे पास, कैसे निकल जाएगी। टैक्स लायबिलिटी के लिए आप देखो 20% तो हमारा चैप्टर 12 में रेट दिया हुआ है, प्लस इस पर हम 4% सेस ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20.8%। इसको आप अगर 4,25,000 पे लगा देंगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 88,400। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस राधा फॉर AY 22-23। ठीक है, राधा के लिए हमें क्या दे रखा है देख लेते हैं इसमें। हाँ, ये आप देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिस्टर गणेश एंगेज टू मिस राधा हु इज़ बोर्न एंड बॉटम इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है ये। हर पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न एंड बॉटम इन ऑस्ट्रेलिया बट पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन लाहौर पाकिस्तान बिफोर 1940। तो आपने देखो पढ़ा होगा, जब आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा होगा तो उसमें, नहीं तो आप जाके कहते हैं डेफिनेशन रेफर कर सकते हैं, आपको आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। मैं आपको लिख देता हूँ 115C। 115C में आप देखो क्लॉज ई में आपको डेफिनेशन दे रखी है। तो उसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा जो इंडियन सिटीज़न है या फिर PIO है उस केस में हमारे पास अलग चीज़ें आ जाती हैं, या फिर कोई क्या कहते हैं इंडियन सिटीज़न नहीं है तो उसके केस में हम अलग से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडियन सिटीज़न तो ये है नहीं है पर PIO बनने के चांसेस है। तो PIO हम कैसे देखते हैं, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स और या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इन तीनों में से, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में भी पैदा हुआ है तो हम उसको मान लेंगे कि हाँ वो PIO है। अब देखो मिस राधा ये तो बोर्न एंड बॉटम ऑस्ट्रेलिया हुई है, उसके पेरेंट्स ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। अब वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड यूज़ करा हुआ है, वहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम दोनों मान लेंगे कोई भी हो जाए उसमें से तो वो अपना रेसिडेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे आप रेसिडेंटली PIO बन जाएगी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आप देखिए पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो लाहौर पाकिस्तान 1940 मतलब 1947 से पहले आपके हुए हैं, तो ये हमारी PIO बन जाएगी। तो यहाँ पे आई कैलकुलेट शी विजिट्स इंडिया एवरी ईयर 1 मई से 31 जुलाई तक। ठीक है, और मिस्टर गणेश एंड मिस राधा लायबल टू पे टैक्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये पूरे दिन का कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप क्या आ जाते हैं 92 डेज़ आ जाएंगे। क्योंकि 92 डेज़ आ जाएंगे तो आप देखो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि देखो ये हमारी PIO हो गई प्लस शी विजिट्स इंडिया एवरी ईयर, तो यहाँ पे हमारा विजिट वाला केस लग जाएगा, जिसमें अगर 120 से कम है तो आपका NR कहलाएगी, अगर उससे ऊपर है तब आपका RNOR या फिर ROR के केस में आ जाएगा। क्योंकि 92 है तो हमारा सबसे पहले तो इसमें NR लग ही जाएगा। देखो अब हमारा इसके केस में क्या आंसर आ जाएगा, इसके केस में आ जाएगा DNR। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है MCQ 4 इफ राधास पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑल्सो बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखो क्योंकि पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं तब तो ये हमारी PIO नहीं बनेगी। उस केस में क्या होगा, हमारा थर्ड वाला केस लग जाएगा, क्योंकि ना तो ये सिटीज़न है ना PIO है, क्योंकि ये फॉरेन सिटीज़न वाली, तो हमारा थर्ड वाला केस है। थर्ड वाले केस में हमारा क्या होता है, उसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं। देखो या तो 60 डेज़, एक मिनट, या तो देखो 60 डेज़ वाली चीज़ है हमारी, या तो 60 डेज जो कि हमारे केस में 92 डेज़ आ रहे हैं, तो हमारे 60 डेज़ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। प्लस हमारा क्या होता है, मोर देन है, ये मोर देन 365 डेज़, मोर देन 365 डेज़ हमारा आता है इन 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स में आप यह देखो, अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी विजिट्स इंडिया एवरी ईयर, मतलब हर ईयर को 92 डेज़ ही आ रही है इंडिया में। ठीक है, अगर हम 92 को पिछले 4 साल में अब देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 368 डेज़ आएगा। तो मतलब हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, मतलब ये रेसिडेंट तो बन गई। अब देखना ROR बनेंगी या फिर RNOR बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, आप देखो ROR हम देखते हैं, सबसे पहले ROR नहीं है तो RNOR। ठीक है, ROR हमारा क्या है, रेसिडेंट हमारा कितने हो चाहिए, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में होना चाहिए। एक मिनट, हाँ 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में होना चाहिए, क्योंकि आप देखो रेसिडेंट तो इनका ये स्टे तो इनका हर बार 92 डेज़ ही रह रहा है, तो ये हमारे इस साल रेसिडेंट बन गई, तो पिछले कभी भी हो तो वो रेसिडेंट ही कहलाएंगी। देखो इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि देखो 92 डेज़ तो हमारा इस साल भी है, 92 डेज़ पिछले साल भी आता है, 92 डेज़ उससे पिछले साल भी, मतलब पहले तो हर साल 92 डेज़ ही आ रही हैं। तो क्योंकि
इस साल भी आप देखोगे 92 से 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी प्लस 365 डेज वाली होगी, तो मतलब रेसिडेंट बन गई इस साल। सेम ही कैलकुलेशन पिछले साल करते, पिछले साल भी रेसिडेंट बनेगी, उससे पहले करें तो उससे पहले भी रेसिडेंट बनी रहेंगी। तो हमारा ये रेसिडेंट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स वाली कंडीशन तो हमारी हो जाएगी सेटिस्फाइड। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक और कंडीशन है, वो हमारी 730 डेज, 730 डेज हमारी कितने होनी चाहिए, हमारे होनी चाहिए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। अब 7 हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, क्योंकि 92 डेज है। अगर आप 92 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 644 डेज। 644 डेज आएगा, तो हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये तो हमें सेटिस्फाई हो नहीं रही है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में हमारा होता है एंड वाला होता है, प्लस का होता है। क्योंकि दोनों कंडीशन नहीं हो रही है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। तो अब हमारे इस कंडीशन में हम लगा देंगे, इसका बी लगा देंगे आंसर RNOR। इसमें देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में हमसे क्या पूछा हुआ है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर शिवा फॉर AY 22-23। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। ये देखो हमारा इसमें तो सेकंड पेज वाला तो ये पैरा भी हो चुका, ये पैरा भी हो चुका, ये भी हो चुका, तो अब हमें इस पूरे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले पेज पर। ठीक है, अब देखो पहले हम इसका पढ़ रहे थे, हमसे क्या क्या काम की चीज़ इसमें दी हुई है। हाँ, मिस्टर शिवा born in India 1962, left India for employment in the US in October 1992 with his family comprising his wife Mrs. Parvati and 2 sons, गणेश एंड कार्तिकेय। ठीक है, और मिसेस पार्वती रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली 2008 with her 2 sons and 1 daughter, सीता। She co-owns a residential property at Mumbai along with her husband in which she resides। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है उसकी 8 लाख है, फेयर रेंट उसका 6 लाख है। She visits USA for 4 months in every year to stay with her husband। ठीक है, अब देखो पहले ये पढ़ ये लाइन पढ़ लेता हूँ बस। मिस्टर शिवा विजिट्स इंडिया 1 फरवरी टू 31 मार्च। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बनेंगे 59 डेज। 59 डेज है क्योंकि 120 से भी कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा NR। ठीक है, NR हो गया। अब देखो, अब इस केस में हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 2 हाउस प्रॉपर्टी अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले सकता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी, 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले सकता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेगा तो उसकी GAV नील होगी, GAV नील होगी तो उसकी NAV नील होगी, और उसका हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, अब आप देखो क्योंकि पहली तो हाउस प्रॉपर्टी यही होगी, उसकी को ओन कर रहा है, और उसकी 8 लाख और 6 लाख। वैसे तो अगर हम इसका करते तो 8 लाख और 6 लाख का कहते हैं हायर लेते, फिर उसमें 30% माइनस करते 24A वाला, वो चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में यहाँ पे इसकी जो है GAV नील हो जाएगी, GAV नील होगी तो इसकी इनकम भी नील हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ही रेमिटेड $50,000 इन हिज वाइफ जॉइंट बैंक अकाउंट इन मुंबई ऑन 16 अप्रैल 2030। क्योंकि देखो एक तो ये 56 to 10 आपको लगेगा कि यहाँ पे 56 to 10 लग जाएगा, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कहाँ लिख रहा है, हिज वाइफ के जॉइंट बैंक में कर रहा है ना, क्योंकि रिलेटिव है तो रिलेटिव के केस में 56 to 10 नहीं लगता। ठीक है, अब शी परचेज इन हर नेम 12 लाख इक्विटी शेयर फॉर डोमेस्टिक कंपनी ऑन 14 अप्रैल एंड 13.20 lakhs ऑन 25 मार्च 27। ठीक है, अब लेकिन इसके 56 to 10 नहीं लगेगा, लेकिन इसके केस में क्या होगा, हमारा क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा, क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए इसने दिया है और सामने वाले ने आगे परचेज करी है प्रॉपर्टी, तो इसके में सारी क्लब हो जाएगी उसकी इनकम। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, अब फेयर मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की क्या है, 14 लाख है और 14.90 lakhs है, और कंसिडरेशन परचेज ऑफ शेयर बोथ इन ओकेजन। ठीक है, कन्वर्टेबल फॉरेक्स में करा है, ट्रांसलेटेड इन INR टर्म्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई भी क्लबिंग का प्रोविजन लगाते हैं तो पहले हम उस हेड की पूरी इनकम टोटल कैलकुलेट करते हैं, तब जाके वो सामने वाले पर्सन के में क्लब होती है। मतलब इस केस में देखें तो पहले हमें ये पूरी जो इनकम है पहले हमें इसकी वाइफ के हैंड्स में कैलकुलेट करनी होगी, फिर जो इनकम आएगी वो हम जाके हम इनकम क्लब करेंगे इसके हस्बैंड के, वो जो कि मिस्टर शिवा। अब देखो क्योंकि इसकी वाइफ वाइफ है हमारी रेसिडेंट और इसके क्या ये मिस्टर शिवा NR, तो पहले हम इसकी जो कैपिटल गेन की इनकम है ये हम इसको एज अ रेसिडेंट, क्योंकि इसकी वाइफ रेसिडेंट है तो एज अ रेसिडेंट हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तब जाके वो इसके हस्बैंड NR के में क्लब होगी। अब
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर शिवा उसको देखेगा कि एनआर है तो इस केस में चैप्टर 12 लगा लेते हैं या फिर 112 है, जो भी उनको ठीक लगेगा वो उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाइफ इसकी रेसिडेंट है, वाइफ के हैंड्स में पहले हम कैलकुलेट करेंगे तो वाइफ के हाथ में केवल 112A ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। और फिर जब उसकी कैलकुलेट होकर जो इनकम आएगी वो जाके शिवा के हाथ में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। अब देखो इसके केस में क्या आएगा, ये हम परचेज़ वाला देख लेते हैं। इसने क्या करा है, परचेज़ करे थे 28 मार्च 2022 को करे थे। इसने सेल कब कर, इसने 1 मिनट अच्छा परचेज शेयर की बात हुई, जो उसने 14 अप्रैल को परचेज़ करे थे 14 को, वो उसने 22 में सोल्ड कर दिए 15 लाख को। जो उसने 2017 को करे थे वो उसने 17.5 में सेल कर दिए। तो ठीक है, हमारा लॉन्ग टर्म कैप गेन हो गया, बहुत परचेज शेयर STT पेड करा हुआ है। ठीक है, अब देखो अब इसमें आ जाएगा, लेकिन 1 मिनट रुको, इसका तो पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका एवरेज लिख देता हूँ 60, यहाँ पे आ जाएगा इसका 65, यहाँ पे आ जाएगा 69। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि हमें लगाना है अपना 112A लगाना है। अब क्योंकि देखो हम अपना लगाएंगे 1 मिनट 112A लगाएंगे, 112A लगाएंगे हम। देखो इसकी कैलकुलेशन हमारी कैसे होगी, सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे लेंगे आप देखोगे, मैं इसको साथ साथ में यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ, पहले हम एक तरह वाले शेयर लेते हैं। पहले वाले शेयर का क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी कैसे होगी, वो हायर लोअर वाला लेंगे। सबसे पहले 14 और 15। अब देखो हमारा 14 क्या रहा है, हमारा आपका रहा है फेयर मार्केट वैल्यू जो हमारी 14 रही है, प्लस उसके साथ हमारा हम लेंगे हमारा जो सेल वैल्यू है, इसमें से जो हमारा लोअर आएगा वो हम लेंगे। लोअर हमारा क्या आएगा 14। अब 14 एंड 12 जो इसकी हमारी रही है परचेज वैल्यू, उसमें जो हायर होगा वो लेंगे। 14 और 12 में क्या हायर आया, हमारा 14 आया, तो 14 को हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 मिनट, हाँ 14 को हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख देंगे। अब दूसरे वाले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, दूसरे वाले की हम ऐसे सेम निकाल लेंगे 14.9 और 17.5। इसमें से हम हायर ले लेंगे, जो हमें लोअर ले लेंगे। लोअर हमारा क्या है 14.9। अब 14.9 एंड 13.2 इसमें से हायर ले लेंगे, वो हमारा जाएगा 14.9। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 14.9 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। अब यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्स हम ले लेंगे। सेल्स की तो वैल्यू हमें यहाँ पे देखो दी हुई है। अब देखो सेल्स में तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15 की वैल्यू आ जाएगी, 15 के और आगे वाला में 17.5 में यहाँ पे हमें सेल करा हुआ, 1 मिनट सॉरी 17.5 में सेल करा हुआ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 2.6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कितना है, कैप गेन आया ना, लॉस थोड़ा आया, हमारा कैप गेन आया है ना। ठीक है, कैप गेन आप देखोगे तो हमारा 3.6 का कैप गेन बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, पैरा पे हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, मिस्टर शिवा ओन्ड अ वैकेंट साइट, हाँ, एट मुंबई विच एक्वायर्ड ऑन 14 October 2011 for 740. It sold on 2022 for 35 लाख टू मिस्टर विष्णु इज यंगर ब्रदर। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी क्या होगी 40 लाख होगी। एंटायर सेल प्रोसीड वर यूज्ड फॉर एक्वायरिंग अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट मलेशिया फॉर 36 लाख। अब आप देखोगे सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 40 लाख आ जाएगा ऊपर। सबसे पहले 40 लाख आ गया इसकी सेल्स की अमाउंट। उसके बाद क्या होगा 7.4 लाख आ जाएगा। 7.4 लाख को आप क्या करोगे, आप इसका वो कर दोगे, इंडेक्स कर दोगे। इंडेक्स आपका क्या होगा 317 बाई कितने से हो जाएगा 184 से। ठीक है, अब इसको आप इंडेक्स कर दोगे तो आपका यहाँ पे फाइनल क्या आ जाएगा 27,25,108.7। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी हाँ ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इसको उसने फर्दर मलेशिया में जाके उसने क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने पढ़ा हो कि क्योंकि कोई भी अगर हम प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, उसके बाद अगर हम कोई भी हम हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है 54F का में एग्जम्पशन मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन वो यहाँ पे नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 54F में आप पढ़ोगे 54 और 54F दोनों सेम जैसे हैं, बस थोड़ा प्रॉपर्टी का डिफरेंस है उसमें, लेकिन कंडीशन दोनों में सेम है। क्या कंडीशन सेम है कि जो आप बेच रहे होते हो, जो बेच रहे होते हो प्रॉपर्टी, वो आपकी इंडिया एब्रॉड कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो खरीदोगे वो आपकी इंडिया में ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इंडिया में ही खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया डेवलप होगी तो उसके लिए उनको बेनिफिट होगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में ही खरीदेगा प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसी को हम डिडक्शन देंगे। तो क्योंकि उसने मलेशिया में खरीदी तो इसका कुछ को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये पूरी की पूरी इसकी क्या होगी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, हो गया, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे का हम देखते हैं, आगे का हमें क्या दिया हुआ है। हाँ, अब इसके आगे शिवा ओन्स 1 रेजिडेंशियल हाउस इन दिल्ली विच इज़ अनऑक्यूपाइड कमर्शियल अपार्टमेंट सिंगापुर।
इन अक्टूबर 2012। ठीक है, आप देख दिल्ली में उसने एक और कहता है लिया हुआ, लेकिन वो अनऑक्यूपाइड है। लेकिन आप हमने देख रहे थे एक तो ऊपर उसने को वाइफ के साथ कोन में लिया हुआ था और एक उसने दिल्ली में, तो ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए क्लेम कर सकता है। तो दोनों ही केस में उसकी जीवी क्या होगी, नील हो जाएगी। ठीक है, कमर्शियल अपार्टमेंट उसका सिंगापुर में है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो दिल्ली वाले की 9 लाख कोई मतलब की नहीं, फेयर रेंट कोई मतलब का नहीं है। फेयर वैल्यू कमर्शियल अपार्टमेंट की सिंगापुर में है वो 15 लाख है, और लायबल टू पे टैक्स इन यूएस। हमें देखो इसकी फेयर वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि एनआर है पहले से, प्लस तो एनआर है, प्लस ये जो कमर्शियल अपार्टमेंट है इसकी कोई भी चीज़ इंडिया में एक्यूराइज है, डीम टू एक्यूराइज या फिर रिसीव डीम टू रिसीव कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे भी हमें कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, अब देखो इसकी इनकम मैंने आप दी है। अब आप देखोगे इसका हम आगे देख लेते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। अब आंसर में हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे देख लो, मैं आपको जो बताया वही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो रेसिडेंशियल हाउस न्यू दिल्ली का है, मुंबई का है, दोनों पे नील लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कमर्शियल अपार्टमेंट तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये एनआर है। इसका कैप गेन मैंने आपको बताया 260 और 1 लाख का है। और उसके अगर हम आगे जाके देखते हैं तो ये हमारा 40 लाख, और ये आपका जो मैंने बताया था कैप गेन इसका निकल कर आ जाएगा 54 के, इसकी कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद तो लॉन्ग टर्म पे 112 पे उसको 10% का मिल गया, यहाँ पे आपको 20% वाला मिल गया। ठीक है, बाकी तो सेस लग गया और ये तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। उसमें क्या पूछा है हमसे, एक मिनट, हाँ इस वाले में हमसे क्या पूछा हुआ है, मिस्टर विष्णु सीक्स योर एडवाइस एज रिगार्ड्स टू डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ मेड टू मिस्टर शिवा। जो उसमें आपने देखा था कि उसने प्रॉपर्टी बेची हुई अपने भाई को, उस वाले केस में पूछा हुआ, एंड टैक्स इम्प्लीकेशन केस ऑफ परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम हिम। अब देखो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इसका भाई तो जो मिस्टर शिवा है वो तो एनआर है, विष्णु जो उसका भाई है वो इंडिया का है, तो वो उसको पेमेंट करेगा तो 195 वाला टीडीएस लग जाएगा, तो वो हम लगा देंगे। प्लस अब विष्णु के हाथ में क्या होगा इसके केस में, क्योंकि विष्णु ने लोअर पे करा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा वो हमारा देखिए 50-60 लग जाएगा, क्योंकि 10% और 50,000 वाला लिमिट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लेगा, क्योंकि जो मैंने सेम ऊपर वाला आपको केस बताया, क्योंकि हमारा रिलेटिव है तो रिलेटिव केस में नहीं लगता है। ठीक है, इसको एक बार बस हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। हाँ सीधे सीधे दिया 195, ये तो मैं पहले 195 के बारे में लिखा एक्सक्लूडिंग 94 BCD, ये छोड़ो। इसका देखिए 20% लग जाएगा, रेट्स इन फोर्स है 4% सेस है 195 में। अब देखो यहाँ पे बस एक कैच फेज ये है, अब ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। वैसे तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन वहाँ याद नहीं रहेगा ये मोस्टली। अब देखो इसमें क्या सीन है, क्योंकि आप देखोगे 40 लाख उसने पे करे हैं सेल के, लेकिन पूरे 40 लाख तो सामने वाले के टैक्सेबल नहीं होंगे। हमने ही पढ़ा है कि जितना टैक्सेबल पार्ट होता है उस पर हमारा टीडीएस कटेगा, क्योंकि 40 लाख टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके लगभग 27 लाख करीब उसका कैप गेन बना था, उसी पे टैक्स लगेगा। तो जो उसने पूरा 40 लाख दिए, पूरे उस पर टैक्स नहीं कटेगा, केवल 27 लाख वाली अमाउंट पे ही टैक्स कटेगा। तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एओ को एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि कम जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट है उस पर ही वो चार्ज करें, तो 28.8 केवल प्रोपोर्शनेट जो सम जो चार्जेबल होगा उस पर लग जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाले केस में तो 56/10 का रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन हाउएवर इफ इमेल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव तो वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, तो हेंस द डिफरेंस ऑफ 5 लाख वुड नॉट बी टैक्सेबल इन मिस्टर विष्णुज हैंड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। हाँ, assume then Mr. Ganesh in receipt of the income 245 being distributed by REIT कंपोनेंट्स के कौन कौन से, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, और जो ये हमारे ए लिमिटेड है, रीट की कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ए लिमिटेड में, और उसने 115 BAA ऑप्ट करा हुआ है। तो देखो इस केस में तो हमें सिंपल पता है रीट के केस में हमारा क्या होता है। रीट के केस में हमारा है कि रेंटल इनकम और इंटरेस्ट ये दोनों तो टैक्सेबल होते हैं यूनिट होल्डर के लिए, लेकिन डिविडेंड डिपेंड करता है BAA लिया है या नहीं लिया है। अगर BAA लिया हुआ है उस कंपनी ने जिस जहाँ से उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो BAA लिया हुआ है तो मतलब वहाँ का कम रेट पर टैक्सेबल होगा कंपनी केस में, तो इस केस में सरकार हमसे टैक्स ले लेगी और हमारे पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या देखो BAA लिया हुआ है तो हमारे पे टैक्स लग जाएगा, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल होगी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके केस में हमारा नॉर्मल जो हमारे NRK पे जो TDS वाले रेट लगने हैं वो हमारे रेट लग जाएंगे। मैं आपको बस ऊपर से बता देता हूँ। अकॉर्डिंगली 125 बी डीम टू बी द इनकम मिस्टर गणेश। ठीक है, और इसमें हमें 31.2 लग जाएगा। अब ऐसे आगे वाले में देख लेते हैं, टैक्सेबल एट 5.2%, तो कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट 62,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश, तो 5.2 के रेट पे कट जाएगा TDS। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी हम देख लेते हैं 115 UA, इसको छोड़ो। हाँ, यहाँ पे देख लो, देयरफॉर 58,000 बीइंग डिविडेंड कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड वुड बी टैक्सेबल सिंस ए लिमिटेड ऑप्टेड फॉर BAA, तो रीट डायरेक्ट टैक्स 10.4% ऑन 58,000 सिंस गणेश इज NR। ठीक है, ये आपका हो गया।
So that brings us to the end of this video, friends. If you have any questions about this case study or paper 6 in general, please leave a comment. I will without a doubt respond to you. If you have some spare time, you can join our Telegram channel. I post MCQs there and you can also discuss your queries with me. So simply click the like button if you enjoy the video. To show your appreciation for my work, click the subscribe button. We'll meet again in the next video with the next case study. Until then, take care and bye bye.